आपको रेडियाई के ऑर्डर में अरेंज करना है। कर लिया? यस सर। तो इसमें क्या होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। ये आंसर हुआ? हाँ, आयरन, कोबाल्ट, निकेल इक्वल होगा। H प्लस H माइनस सबसे बड़ा होगा। उसके बाद इसमें फिर प्लस ये हो जाएगा। इसमें उसके बाद ये बताओ इसमें बड़ा सबसे कौन होगा? ठीक है, इसमें बताओ सारी करने का भी हो जाए। ये बोलो क्लियर? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर से सिल्वर साइज बढ़ेगा, फिर से बढ़ेगा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर सिल्वर साइज बढ़ जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद कंट्रैक्शन से साइज क्या होगा? तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा? उसके बाद गोल्ड, फिर हो जाएगा कॉपर सिल्वर साइज बड़ा, फिर सिल्वर और गोल्ड का साइज लगभग सेम आएगा। तो मतलब सिल्वर बड़ा हुआ ना कॉपर से, सिल्वर बड़ा हुआ कॉपर से। इसको ऐसे लगभग सेम आएगा, ऐसे ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। साइज बड़ा, कांस्टेंट। बोलो साइज बढ़ के कांस्टेंट। आइए बताओ मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। बोलो इक्वल। कॉपर जिंक में जिंक बड़ा होगा। बोलो जिंक बड़ा होगा। हाँ, जिंक बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा पता है ना? कौन सा? टाइटेनियम, जर्कोनियम, जहाँ से साइज बढ़ेगा ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, इसका उल्टा हो गया। सही है? अगर उन्होंने ऐसे जी देखा था इसमें, हाँ सेट कर रखे, सेट कर करवा देंगे, सेट कर देते पहले चलने दो ना। हाँ देखो, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी रिपोर्टेड है बुक में। वैल्यू बोरान की है 801, 801। एल्युमिनियम की 577, गैलियम की 579, इंडियम की 558 और थैलियम की 589। ये डाटा बुक पे अवेलेबल है आयनेश्वर जी का। इसको एक्सप्लेन करना ऐसा क्यों? किलो जूल्स पर मोल में, किलो जूल्स में ये वैल्यू है, किलो जूल्स पर मोल। ये आयशा जी की वैल्यू है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसे एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों।
बोरान की एल्युमिनियम, तो देखो आयशा जी घट गई, और फिर देखो एल्युमिनियम से गैलियम आए तो आयशा जी बढ़ गई, और फिर घटी, फिर बढ़ी, घटी बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। समझ आ रहा है ना? ये डाटा बुक में अवेलेबल है, लेकिन समझाना ऐसा क्यों हो रहा है ये वेरिएशन, जबकि अल्टीमेट में तो लगातार घट रही थी, कंटिन्यूअस, ये घट के बढ़ रही, फिर घट रही, फिर बढ़ रही है, आखिर क्यों? समझाना है क्यों? कौन बताना चाहेगा? बोरॉन से एल्यूमिनियम का नॉर्मल साइज का ऑर्डर है, हाँ, तो इसलिए वो बढ़ रही है, तो आई घट रहा बोरान से एल्युमिनियम साइज में, है, साइज बड़ा हो रहा है, हाँ, तो इसलिए आयनेशन एनर्जी घट रहा है। हाँ, ठीक। फिर एल्यूमिनियम से गैलियम में एल्यूमिनियम से गैलियम में ड्यू टू डी ब्लॉक के पुअर शेडिंग से साइज लगभग इक्विवेलेंट है, इससे सही इक्विवेलेंट नहीं, साइज घटता है, थोड़ी सी घटेगी। हाँ, तो उसी वजह से साइज घट गया, तो आयशा जी देखो थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई। हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर गैलियम से इंडियम के ना एफ और मेटल की पुअर शेडिंग की वजह से थोड़ी सी फिर साइज, तो शेल बढ़ा, हाँ, शेल तो बढ़ ही रहा है, सेल बढ़ रहा तो है। साइज बढ़ रहा है, तो आयशा जी फिर घटी। अच्छा, घटने के बाद फिर और घटे ना, फिर बढ़ क्यों गई? बोले दो। सर उसके बाद फिर 6th पीरियड में इनर पेयर इफेक्ट लगता है, पहले आगे 2s इलेक्ट्रॉन। तो इनर पेयर की वजह से तो s का इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग हो जाएगा ना, इनर पेयर की वजह से क्या होगा? NH2 NP1, तो आखिर s का इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड होगा, जबकि लॉस तो p से हो रहा है। आयशा जी तो फर्स्ट आयशा जी दिखाई दी गई फर्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से लॉस हो रहा है, s से तो लॉस नहीं हो रहा है। फिर सर यहाँ पे लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी है, इसलिए अब एक बात बोलो ना, एक बात, ऑप्शन में इनर पेयर भी दिया, लेंसराइट कंट्रैक्शन है। लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन सर। अब सही बैठो। हाँ, यहाँ लेंथनाइट कंट्रैक्शन है, बताइए लेंथनाइट सीरीज में आ रहा है ना, ये कौन सा पीरियड? देखो सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब लेंथनाइट सीरीज भी तो 6 पीरियड में आता है, तो लेंथनाइट कंट्रैक्शन का ये असर है कि F की पुअर शेडिंग की वजह से, जब शेडिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियस का कंट्रैक्शन बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा, और बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। देखो वही वैल्यू बढ़ गई, ये वही वैल्यू बढ़ी है, बोलो क्लियर हुआ? अब ठीक यही इफेक्ट ठीक बगल फैमिली में भी आ रहा है, ठीक बगल में फैमिली कौन है? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से सुनो। यही लेंथनाइट कंट्रैक्शन का असर कार्बन फैमिली में भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इनिशियल आने पे शेल लगातार बढ़ रही है, तो साइज भी लगातार, और साइज बढ़ने से आयशा जी लगातार बढ़नी चाहिए, तो लेड की आयशा जी सबसे कम होनी चाहिए, जबकि डाटा दे रहा बुक में लेड की सबसे कम नहीं, टिन की कम है, टिन की कम है, लेड की ज्यादा है, टिन की कम, लेड की ज्यादा, तो लेड की क्यों ज्यादा हो गई? इसको भी नोट कर दो, कल उस दिन कल नहीं बता पाए थे ना, जल्दी बाद में छूट गया था, नोट करो। इन कार्बन फैमिली, in carbon family, as we go down the group, size increases. In carbon family, as we go down the group, size increases, ionization energy decreases. Size increases, ionization energy decreases. And lead expected to be show, lead Pb expected, उम्मीद करते हैं lead expected to be show low ionization energy, ये उम्मीद किया जाता है कि lead की आयशा जी कम होनी चाहिए, and the lead expected to show low ionization energy, but जबकि ऐसा नहीं है, but tin show minimum ionization energy, but tin show minimum ionization energy, ठीक है, tin show minimum ionization energy। और याद रखना
जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होगा, वो जल्दी लॉस कर देगा, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। अब मानो पूछ ले कि कार्बन फैमिली में इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन है, एलिमेंट कौन है, तो ज्यादा लोग लेग पेटेंट मार देंगे, जबकि आंसर है टीन, क्योंकि टीन की एनर्जी कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा। ठीक है, इसका वही आंसर है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन का असर है ये। अच्छा आगे देखो, एक क्वेश्चन और है, सामने देखो सब लोग, हमको आइसोटोप दिया गया है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम है और ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। जरा सोच के बताना, कल का लेक्चर को ध्यान रख के बताना, इन तीनों में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? इन तीनों में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, हाथ उठा के बता सकते हो? पहले सोचो, अपने हाथ उठाओ, आप बताओ अपनी समझ क्या ऑर्डर आना चाहिए। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाथ उठा के से नहीं बात करेंगे, क्या बोलो? तो सोचा था हाइड्रोजन, अभी फ्राइडे सबसे मिनिमम, बस बैठो। और कोई ट्राइटियम पे आता होगा, हाइड्रोजन का कम होगा, चलो बैठो। और कोई सब अपना अपना व्यू बताओ, क्या आंसर आना चाहिए? सेम होगा सर, तीनों का सेम होगा। तीनों का सेम होगा। हाँ सेम होगा, तीनों का सेम होगा। क्यों? हाँ बिल्कुल सही है, तीनों का सेम होगा। ऐसा कि तीनों की सेम आएगी, क्यों? क्योंकि हमने कल बताया था आयनाइजेशन डिपेंड किस पर करती है? साइज पर। दूसरा बोला था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। तीसरा कहा था नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पर, याद करो। और फिर कहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। और हमने कहा था इसी बात को ध्यान में रख के तुम अपना आंसर खोजोगे, कहा था ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इन 4 बातों पर डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान से देखो, तीनों आइसोटोप है कि नहीं? आवाज ही नहीं है। जब आइसोटोप है तो अटॉमिक नंबर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी, तो इसका भी होगा 1s1, इसका भी होगा 1s1, इसका भी होगा 1s1, बोलो होगा। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन इसमें, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, बोलो है कि नहीं? ध्यान से देखो, जब तीनों में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम, शेल भी क्या है सेम, तो साइज भी तो सेम हुआ, नहीं हुआ सेम? अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम होगा, क्यों? क्योंकि सभी के न्यूक्लियस में सेम प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या सेम। जेड स्टार क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम तो सिग्मा भी सेम, प्रोटॉन की संख्या सेम तो जेड भी सेम, तो जेड स्टार भी तो सेम हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, और सबसे भी तो सेम है, सभी में एस एस एस, ये भी सेम, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम, तो सब कुछ तो सेम है। तो जब का सब कुछ सेम तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी सेम। बोलो समझ में आया? अच्छा, ये कंसेप्ट हमने हाइड्रोजन में दिया, मान लो क्लोरीन का आइसोटोप दे दे, वहां भी बात होगा। ऑक्सीजन का आइसोटोप दे दे, वहां भी बात होगा, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी सेम। और याद रखना, जो आइसोटोप होते हैं उनकी केमिस्ट्री सेम होती है, केवल रेट का फर्क होता है, बस रेट। जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, इन दोनों की केमिस्ट्री सेम है, जो केमिस्ट्री हाइड्रोजन की है वह ड्यूटेरियम की भी होगी, लेकिन बस फर्क होता है रेट। हाइड्रोजन का रेट फास्ट होता है, ड्यूटेरियम का रेट स्लो होता है, क्योंकि भारी है ना, और जितना भारी होगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। बस नोट कर लो, the 3 isotope having same ionization energy. सर, हाँ बोलिए। सर अभी अभी आप बताएं, कार्बन फाइनली as we go down the group ionization energy decreases. हाँ Lead is expected to be so low ionization energy, but tin so minimum ionization energy. हाँ ठीक।
और इसका असर बताएं लेंथेनार्ड कंट्रैक्शन। हाँ आगे बोलो। सर लेंथेनार्ड कंट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम सीरियम 58 टू हाँ। ल्यूटेशियम 71 ठीक और टीन आता है 5th पीरियड में ठीक। और लेड आता है 6th पीरियड में। तो जो लेंथेनार्ड कंट्रैक्शन 50 सीरियम से स्टार्ट हुआ 58 से ल्यूटेशियम 71 पर खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गए? लेंथेनार्ड कंट्रैक्शन राइट सीरीज से ही तो कंट्रैक्शन की शुरुआत हुई है और उसका असर पूरे 6 पीरियड में पड़ जाएगा, पूरी सीरीज पे पड़ेगा। लेंथेनार्ड कंट्रैक्शन जो होता है सीरियम से 71 ल्यूटेशियम तक ही होता है ना कि पूरा पीरियड नहीं। क्या सुनता है बैठो, क्या सुनता है? हमने ये बोला कि कंट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। लेंथेनाइड सीरीज से कंट्रैक्शन की शुरुआत होती है, उसका असर पूरे पीरियड में पड़ेगा। हाफ ये पर्सन नहीं आया, ध्यान से सुना करो बात को, बैठो। देखो सामने हाँ, हम लोग ने आयशर जी का ट्रेंड ग्रुप में निकाला था, आप निकालेंगे पीरियड में, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। पीरियड लेफ्ट टू राइट। हाँ हमने सेकेंड पीरियड उठाया, सेकेंड पीरियड। हाँ एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, इनमें डिफाइन करना है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट आयशर जी, सेकेंड आयशर जी, थर्ड आयशर जी पे क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है सेकेंड पीरियड दे, हो सकता है थर्ड दे, फोर्थ दे, डिफरेंट पीरियड दे करके, डिफरेंट आयशर जी दे करके प्रॉब्लम बन सकता है। प्रॉब्लम बनने के कई चांसेस है, लेकिन कंसेप्ट क्या है बात को समझो। और एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे कि आयोनाइजेशन जी 4 बातों पर डिपेंड करती है। पहला साइज, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा नेचर ऑफ सबशेल SP D N, सबसे ज्यादा S फिर P फिर D फिर N, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन 4 बातों पर डिपेंड करता है। इनको ध्यान में रख के हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। हाँ साइज क्या बोलता है, सबकी बातों को छोड़ो, चारों पर ध्यान देना होगा। साइज क्या बोलता है, हमने कहा था साइज जब घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, याद है? अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और सबसे ज्यादा आंसर जी S की होगी। और फिर कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहेगा तो आंसर जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और सबसे स्टेबल दिखाया था P6, फिर D10, फिर P3 और फिर D5। ऐसा बताया सामने देखो, ये मतलब लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, और जब साइज घटेगा तो आंसर जी, तो आंसर एनर्जी के अनुसार, साइज के अनुसार लेफ्ट टू राइट आंसर जी बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू साइज लेफ्ट टू राइट आंसर जी बढ़ेगी, तो इनकी ज्यादा इनकी। अच्छा इफेक्टिव का चार्ज क्या होता है लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव का चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। निकलवाए क्लास, वैल्यू लगातार बढ़ती है, और जब इफेक्टिव चार्ज लगातार बढ़ेगा तो आंसर जी भी, मतलब दोनों फैक्टर एक ही बात बोल रहे हैं। साइज इफेक्टिव चार्ज दोनों मिलके एक ही बात बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट आंसर जी बढ़ेगी, क्योंकि साइज भी घट रहा है और इफेक्टिव का चार्ज दोनों की बात एक है। अच्छा ध्यान दो, लेफ्ट टू राइट सबसे भी बदल रहा है। यहाँ देखो ये S ब्लॉक, ये S ब्लॉक, ये क्या हो गया P ब्लॉक। इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस S से हो रहा है, इसमें लॉस P से हो रहा है, यानी कि नेचर ऑफ सबशेल भी बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बदल रहा है। देखा जाए चारों फैक्टर बदल रहे हैं, जबकि ग्रुप में कल के केस में ग्रुप का एग्जांपल दिया था, उसमें केवल साइज वैरी कर रहा था, लेकिन यहाँ तो चारों के चारों फैक्टर वैरी कर रहे हैं, तो हमें चारों को ध्यान में रख के आंसर निकालना होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, बेरिलियम का 2s2, बोरान का 2s2 2b1, कार्बन का 2s2
नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, 2s2 2p और नियॉन का 2p6। अब देखो ध्यान से, साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अनुसार, इन दोनों फैक्टरों के अनुसार लेफ्ट टू राइट आंसर जी बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइज भी घट रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है कि ठीक है, इन दोनों के अनुसार आंसर जी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, लेकिन रास्ते में यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल पाया गया, स्टेबल मतलब फुलफिल हाफिल पाया गया, तो आयशा जी जंप मारेगी और जंप मार के एक एटम को डाल जाएगी। एक एटम को टकाना, सबको नहीं, एक एटम को टाक के आगे आ जाएगी। लेकिन लॉस एक ही शेल से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस एक ही शेल से होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से, ये किसने बोला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि लेफ्ट टू राइट आयशा जी बढ़ेगी क्योंकि साइज घट रहा है। आयशा जी साइज घट रहा है, इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है, तो आयशा जी बढ़ेगी। लेकिन रास्ते में यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, फुलफिल हाफिल है, तो आयशा जी जंप मार के एक एटम को डाल जाएगी। ये बात सभी को आई समझ में? अच्छा देखो सामने, बताओ साइज और इफेक्टिव चार्ज के अनुसार आयशा जी बढ़ रही है, तो मतलब दौड़ में नियॉन सबसे आगे भाग रहा है और लिथियम सबसे पीछे चल रहा है। तो जो नियॉन सबसे आगे भाग रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो, मतलब स्टेबल है कि नहीं? फुलफिल है, मतलब ये जंप मारेगा और एक जंप मार के आगे भागेगा, लेकिन किसी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही आगे है। दौड़ में तो पहले ही आगे था, हाँ जंप मार के थोड़ा और आगे चला गया, लेकिन किसी को ओवरटेक नहीं किया। चलो आगे, इसके पीछे कौन बढ़ रहा? फ्लोरीन। क्या ये हाफिल फुलफिल है? मतलब ये जंप। अच्छा इसके पीछे कौन बैठा? ऑक्सीजन। ये हाफिल फुलफिल है? ये भी जंप नहीं मारेगा। अच्छा उसके पीछे नाइट्रोजन खड़ा है, ये हाफिल है, ये जंप मार के ऑक्सीजन पे आएगा। अच्छा ये हाफिल फुलफिल? ये जंप मार के बोरान के आगे। तो बताओ रेस में सबसे आगे कौन निकल गया? नियॉन के बाद, नियॉन के बाद फ्लोरीन के बाद, नाइट्रोजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद, कार्बन के बाद, बेरिलियम के बाद, बोरान के बाद। ये है सेकेंड पीरियड में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा। अब इसी में 4 ऑप्शन उठा के क्वेश्चन बन जाएगा। आगे से आगे बताओ। अब यही कंसेप्ट तुम सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड लगाते हैं, क्वेश्चन बनता जाएगा। ये डाटा शो कर रहा है कि पीरियड में एल्कली मेटल की फर्स्ट आयशा जी सबसे कम है। एल्कली मेटल हैविंग लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड नॉर्मल गैस हैविंग मैक्सिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एल्कली मेटल की फर्स्ट आयशा सबसे कम है और नॉर्मल गैस की फर्स्ट आयशा जी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा है। अच्छा ये फर्स्ट आयशा का ऑर्डर है। एग्जाम में सेकंड पूछ दिया तो यही कंसेप्ट सेकंड में भी लगा दो, थर्ड पूछे थर्ड में भी लगा दो। तो सेकंड में कैसे लगाएं, लगा के देखा जाए क्या रिजल्ट आता है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ आगे बढ़ने से पहले एनसीईआरटी में इसका ग्राफ प्लॉटेड है, इसी के ऊपर ग्राफ प्लॉट करके दिखाया गया। और जब एनसीईआरटी में ग्राफ है तो ग्राफिकल प्रॉब्लम भी बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे, तो पहले हम ग्राफ प्लॉट करना तो सीख लें, फिर प्रॉब्लम कैसे बनते हैं इसके ऊपर बाद में देखा जाएगा। हाँ इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते पहले, फिर बात करेंगे सेकंड आयशा जी की। हाँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा फर्स्ट आयशा जी का along the period।
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9 और नियॉन 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ध्यान से। हाँ, ये बताओ इस पूरे पीरियड में, सेकेंड पीरियड में सबसे मिनिमम आयन किसकी है? लिथियम की है। इसका मतलब लिथियम से रिटर्न निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी। तो एनर्जी एक्सिस पर बताओ लिथियम ऊपर होगा कि नीचे होगा? ये एनर्जी एक्सिस है, एनर्जी बढ़ रही है, 1 किलो जूल पर मोल। तो लिथियम की आयन जो कि कम है, तो इस एनर्जी एक्सिस पर लिथियम ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा। एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो इस 3 वाले पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होगा, ये हो गया लिथियम। लिथियम ये उसकी आयन एनर्जी है। बोलो क्लियर? आगे बढ़ो। लिथियम के बाद बेरिलियम निकलना हो और ऊपर लिखे जगह पर क्या है लिया, अब बड़ा हो जाएगा ना। हाँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3, क्योंकि आयन इसकी पीरियड में सबसे कम है। तो इसका जो पॉइंट होगा, एनर्जी का पॉइंट, वो एक्सिस पर नीचे की तरफ होगा। तो ये है लिथियम, ये उसका पॉइंट यहाँ आ गया। चलो बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, लिथियम के आगे बढ़ो बेरिलियम। बेरिलियम की एनर्जी लिथियम से कम है, ज्यादा। तो निश्चित इसका जो पॉइंट होगा इसके भी ऊपर भागेगा। एटॉमिक नंबर कितना है? 4। तो इसका एनर्जी का पॉइंट यहाँ आएगा, बेरिलियम का। बोलो क्लियर? ये लिथियम का पॉइंट था और ये बेरिलियम का। अच्छा, बेरिलियम से बोरान कर बोलो, आयन की बताओ। बोरान की बेरिलियम से, जोर से बोलो, लिथियम से ज्यादा। तो बोरान की एनर्जी बेरिलियम से कम है, लिथियम से ज्यादा। तो निश्चित बोरान का जो पॉइंट होगा वो बेरिलियम से नीचे होगा, लिथियम से ऊपर होगा। बेरिलियम से नीचे, लिथियम से ऊपर, इन्हीं के बीच में कोई पॉइंट आएगा। एटॉमिक नंबर कितना बोरान का? 5। तो मतलब पॉइंट कुछ यही कहीं होगा आसपास। किसका? बोरान का। तो भाई ये वैल्यू बताओ, ये बेरिलियम से नीचे है ना, ये एनर्जी एक्सिस है, एनर्जी बढ़ रही है। तो बोरान बेरिलियम से नीचे, लेकिन लिथियम से ऊपर। देखो, ये हो गया बोरान, ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया लिथियम। आगे बढ़ो। कार्बन क्या है जी? कार्बन क्या है जी? बेरिलियम से भी ज्यादा होगी। बोलो। तो नीचे इसका जो पॉइंट होगा इसके भी ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। तो कार्बन की एनर्जी जो आएगी वो बेरिलियम से भी ऊपर जाएगी। ये हो गया कार्बन। ठीक है? अच्छा, कार्बन के बाद आगे बढ़ो नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन की एनर्जी कार्बन से भी ज्यादा होगी। एटॉमिक नंबर कितना? 7। ये हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आया। अच्छा, आगे बढ़ो। ऑक्सीजन की एनर्जी, ऑक्सीजन की एनर्जी नाइट्रोजन से कम होगी, नाइट्रोजन से कम होगी, लेकिन कार्बन से। तो निश्चित इसका जो पॉइंट होगा इसके बीच में होगा और इसके, इन दोनों के कहीं बीच में होगा ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8। यहां आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अच्छा, फ्लोरीन की एनर्जी, फ्लोरीन की एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, नाइट्रोजन से भी ज्यादा होगी। फ्लोरीन की एनर्जी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होगी। एटॉमिक नंबर 9। फ्लोरीन और ऊपर जाएगा। ये हो गया फ्लोरीन। नियॉन, इसके बाद फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है। और नियॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। ठीक है? आप सब हटा दे इसको। तो कैसा ग्राफ दिखता है? देखो सामने ग्राफ कैसा बनेगा। कैसा ग्राफ देख पा रहे हो? देखो, लिथियम के बाद पहले आता है बेरिलियम,
लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन। देखो ग्राफ कैसा है, देखो ध्यान से, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, आंसर देखो बढ़ी, फिर घट के फिर बढ़ना स्टार्ट हुई, फिर घट के फिर बढ़ना स्टार्ट हुई। मतलब ये कहना चाहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयशा जी लगातार बढ़ रही है, लेकिन बीच में ब्रेक के साथ दो जगह ब्रेक लग गया। पहला ब्रेक बेरिलियम पर लगा है और दूसरा ब्रेक लगा है नाइट्रोजन पर। तो लेफ्ट टू राइट यदि पूछा जाए तो कहेंगे आयशा जी रेगुलर इंक्रीज करती है, लगातार बढ़ती है, लेकिन ब्रेक के साथ। अब ब्रेक दो जगह लग रहा है, एक बेरिलियम पर और दूसरा नाइट्रोजन पर। ऐसा क्यों ब्रेक क्यों लगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर है फुलफिल्ड और अनफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक। नोट कर लो इस पॉइंट को। along the period from left to right, along the period from left to right, ionization energy increases regularly with increase in atomic number. Along the period from left to right, ionization energy increases regularly with increase in atomic number. With break के साथ, with break, where fulfilled and half-filled electronic configuration is achieved. जहाँ fulfilled half-filled configuration achieve करेगा आएगा, वहाँ ब्रेक लग जाएगा। जहाँ fulfilled half-filled दिखेगा वहाँ ब्रेक लगेगा। ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया है। वो ग्राफ कैसे बनाया गया? इस तरह से। अब एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है? अब ये ग्राफ देखो फर्स्ट आयशा जी का है, ये सेकंड पीरियड का हो सकता है, थर्ड पीरियड का भी ग्राफ ऐसे ही खींचेगा, फोर्थ का खींचेंगे तब भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि सभी में तो फुलफिल हाफिल आना है, ऐसे ही बनेगा। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा देखो सामने, देख लिया इसको। A, B, C, D, E, ऑप्शन ऐसे खींच दिया, ग्राफ ऐसे ग्राफ खींचा A, B, C, D, E। चार ऑप्शन आते हैं ना, A, B, C, D, चार ऑप्शन आते हैं। अब पूछेगा this is the energy plot with increasing atomic number. This is the ionization energy plot. First energy plot with increasing atomic number. What is the position occupied by magnesium in this plot? इस पोजीशन में मैग्नीशियम का पोजीशन क्या होगा? ऑप्शन दिया है पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम दिया है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ये बताइए इसमें मैग्नीशियम की पोजीशन कहाँ होगी? समझ आ रहा है? ABCD करके दिया होगा, कहाँ इसमें मैग्नीशियम की पोजीशन कहाँ पे होगी? बोलो। एल्युमिनियम की पोजीशन कहाँ पे होगी? समझ आ रहा है? मतलब ABCD करके दे देगा तो ऑप्शन मिलेगा इसमें कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर ऑक्यूपाई करता है। तो देखो जब बात जहाँ ब्रेक दिख रहा है, बी की बात कर रहा है, बी की बात पूछेगा कि बी पर कौन ऑक्यूपाई करेगा, सी पर कौन ऑक्यूपाई करेगा, तो मतलब बी ब्रेक लग रहा है ना। जब ब्रेक लग रहा है तो जरूर ये कोई हाफ एज फुलफिल होगा। अब इसमें ऑप्शन है कि हाफ एज फुलफिल कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है, बोलो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एलिमेंट नहीं बताएगा, ABCD कर देगा, ऑप्शन में एलिमेंट दे देगा और पूछेगा इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ, ये एलिमेंट कहाँ ऑक्यूपाई करता है। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा ये जो का प्लॉट था फर्स्ट आंसर जी का था।
अब हम बात सेकंड आयशा जी करेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एलिमेंट वही रहेगा सेम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सेकंड आयशा जी, अभी हमने खींचा था फर्स्ट आयशा जी, और आप खींचेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट आयशा में ऑर्डर क्या था, एक बार फिर से लिख जरा। नियॉन था, नियॉन के बाद ऑक्सीजन था, नियॉन के बाद फ्लोरीन, सही बता, फ्लोरीन था, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन था, उसके बाद ऑक्सीजन था, फिर बेरिलियम था, ये फर्स्ट का था। अब हम सेकंड आंसर निकालेंगे, उसमें देखें क्या आंसर आता है। अब देखो, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन लिथियम में 2s1 से निकाला था, याद करो 2s1 से निकाला था, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, दूसरा सेकंड, वो कहां से निकलेगा? लिथियम में पहला इलेक्ट्रॉन जो तुमने निकाला है वो 2s1 से निकाला था ना, लेकिन अब तुम दूसरा निकालना चाहते हो, तो दूसरा कहां से निकलेगा? 1s2 से, 1s2। हम क्या करने जा रहे हैं कि जहां से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले ड्रॉ तो कर लें, तब हम देख के बनाएंगे क्या आंसर आएगा। तो हम सेकंड इलेक्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं कि हमको निकालना कहां से है। तो लिथियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1s2 से। अच्छा, बेरिलियम में पहला निकला था 2s2 से, 2s2 से तो दूसरा निकलेगा 2s1 से, याद है ना। बोरान में पहला निकला था 2p1 से, तो दूसरा निकलेगा 2s2 से। बोलो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के चलो। हाँ, कार्बन में पहला निकला था 2p2 से, तो दूसरा निकलेगा 2p1 से, तो 2s2 2p1। नाइट्रोजन में पहला निकला था 2p3 से, तो दूसरा निकलेगा 2p2 से, तो हो जाएगा 2s2 2p2। ऑक्सीजन में निकला था पहला 2p4 से, तो दूसरा निकलेगा 2p3 से, 2s2 2p3। हाँ, फ्लोरीन में निकला था 2p5 से, तो इसका निकलेगा 2p4 से, 2s2 2p4। नियॉन का निकला था 2p6 से पहला, तो दूसरा निकलेगा 2p5 से। ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की तैयारी हो गई बैलेंसर से, और कंसेप्ट वही रहेगा जो पहले सुनाए थे, वही कंसेप्ट में काम होगा, बस थोड़ा चेंज आएगा। चेंज आएगा, हमने क्या बोला कि जब भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, हाफ फिल फुल फिल आएगा, आयशा जी जंप मारेगी और एक एटम को डाल जाएगी, लेकिन शर्त है इलेक्ट्रॉन का लॉस एक ही शेल से होना चाहिए था। लेकिन ध्यान दो, क्या इलेक्ट्रॉन एक ही शेल से सब में लॉस हो रहा है? ध्यान से देखो, इसमें लॉस होना सेकंड शेल, सेकंड 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 सेकंड, लेकिन यहाँ फर्स्ट, यहाँ तो शेल का लॉस हो गई, यहाँ पे जो एल्कली मेटल में पूरी शेल लॉस हो गई। और जब शेल लॉस हो जाती है तो साइज बहुत ज्यादा घटता है। यदि एक फर्नीचर क्लास में हटा दिया जाए तो क्लास काफी छोटी हो जाएगी। तो एक बच्चे को बाहर करेंगे तो क्लास में साइज फर्क नहीं समझ में आएगा, लेकिन फर्नीचर पूरी लाइन हटा दी जाए, शेल ही हटा दी जाए, तो साइज में चेंज दिखेगा, क्लास का साइज छोटा दिखेगा। मानते हो ना? तो यहाँ पर भी क्या है, एल्कली मेटल लिथियम में एक पूरी शेल ही लॉस हो गई, मतलब साइज ज्यादा छोटा हो गया। और जब साइज ज्यादा छोटा होगा तो आयशा जी ज्यादा बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, वो जो इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है तो वो भी नॉर्मल गैस से निकल रहा है, देखो ध्यान से, और वो भी हीलियम, वो भी हीलियम से निकल रहा है, और हीलियम की आयशा सबसे ज्यादा होती है, मतलब जंप पे जंप मारेगा ये। तो एक तो साइज का घटना, कॉन्फ़िगरेशन का नॉर्मल गैस हो जाना, और वो भी हीलियम हो जाना, तो आयशा जी जंप मारेगी और पूरे पीरियड में सबसे आगे। जो एल्कली मेटल सबसे पीछे चल रहा था अपनी दौड़ में, लेकिन सेकंड दौड़ में सबसे आगे भागे, सबसे आगे चल रहा है समय। हाँ, लेकिन बाकी केस में तो लॉस सेमी शेल से हो रहा है, तो बाकी केस में वही कंसेप्ट लगाओगे। हाँ, ये बताओ, लेफ्ट टू राइट साइज घट रहा है, तो आयशा जी लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है, तो आयशा जी, तो दोनों के अनुसार आयशा जी बढ़ेगी। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जहां फुल फिल हाफ फिल दिखे, आयशा जंप मार के एक एटम को डालेंगे, एक ही एटम को लगाना है, क्योंकि लॉस तो एक ही शेल से हो रहा है।
हाँ वही कंसेप्ट बनाओ। अब बताओ क्या नियॉन जंप को मारेगा? नहीं मारेगा, क्योंकि फुलफिल हाफिल नहीं है तो दोनों में आगे, लेकिन जंप नहीं मारेगा। अच्छा ये जंप मारेगा, ये जंप मारेगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन को ओवरटेक करके आगे आ जाएगा। एक एटम को जंप मारेगा क्योंकि लॉस एक ही शेल से हो रहा है। आगे बढ़ो, ये जंप मारेगा, नाइट्रोजन, जो कार्बन, बोरान, ये फुलफिल है, ये जंप मार के कार्बन के आगे। बोलो क्लियर? हाँ तो बताओ सबसे आगे कौन है रेस में? सबसे आगे दौड़ना लिथियम। लिथियम के बाद नियॉन के बाद ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन के बाद नाइट्रोजन के बाद बोरान के बाद कार्बन के बाद, ये है सेकेंड पीरियड में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। सेकेंड पीरियड में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। इसमें ड्रास्टिक चेंज यहाँ दिख रहा है कि लिथियम की फर्स्ट आंसर सबसे कम और सेकेंड सबसे ज्यादा, काफी ज्यादा डिफरेंस है। मतलब एल्की मेटल से पहला इलेक्ट्रॉन तुम बहुत जल्दी निकाल लोगे, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन तुम आसानी से नहीं निकाल पाओगे। नेचर में इतनी एनर्जी अवेलेबल है ही नहीं कि एल्की मेटल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। इसलिए एल्की मेटल का केवल एक ही ऑक्सीजन मिलता है +1। पता है Na+ लिथियम प्लस, कभी तुमको Na+2 मिलेगा ही नहीं, लिथियम +2 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नेचर में एनर्जी ही नहीं इतनी कि इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। एल्की मेटल की फर्स्ट आंसर सबसे कम, सेकंड सबसे ज्यादा, काफी ड्रास्टिक चेंज होगा। कभी कभी क्या होता है, मेरे सामने 4 ऑप्शन देगा, उसमें आंसर की वैल्यू लिखी होगी, I1 I2 I3 लिखा होगा 4 ऑप्शन में, और तरह की वैल्यू को देख के बताना इसमें कौन एल्की मेटल का आंसर है, कौन सा डाटा आंसर जी एल्की मेटल का है। तो उसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट सेकंड के बीच गैप होना चाहिए। जिस 2 आंसर जी में फर्स्ट सेकंड के बीच गैप ज्यादा दिखे, करना ये डाटा एल्की मेटल का है। मेरे पास में आई। अच्छा हम थर्ड आंसर निकालना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड का हम थर्ड, अब यही काम हम थर्ड के लिए करना चाहेंगे। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेम वही कंसेप्ट। अब हमको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कॉन्फ़िगरेशन भी तीसरे का होना चाहिए। तो ये बताओ नियॉन का दूसरा 2p5 से निकला है, तो तीसरा कहां से निकलेगा? 2p। अच्छा फ्लोरीन का पहला निकला है 2p4 से, तो दूसरा निकलेगा 2p3 से। ऑक्सीजन का पहला निकला है 2p3 से, तो दूसरा निकलेगा 2p2 से। नाइट्रोजन का पहला 2p2, दूसरा 2p2 से, तीसरा 2p1। कार्बन का निकला है दूसरा 2p1 से, तो तीसरा लॉस होगा 2s2 से। सब्शन का लॉस हुआ है, याद रखो शेल नहीं लॉस हुई है, सब्शन लॉस हुई है, शेल नहीं लॉस हुई है, शेल तो वही चल रही है। आगे बढ़ो। हाँ बोरान का लॉस हुआ है दूसरा 2s2 से, तो तीसरा लॉस होगा 2s1 से। नहीं हाँ बेरिलियम का दूसरा लॉस हुआ है 2s1 से, तो तीसरा लॉस होगा कहाँ से? हाँ 1s2 से। देखो शेल लॉस हो गई, ध्यान से देखो, शेल लॉस हो गई, साइज बहुत ज्यादा घट गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया। लवक गैस, वो भी हीलियम, जंप पर जंप मारेगा, आपकी बात बेरिलियम, और सबसे आगे भागेगा। आपकी बात लंबा जंप मारेगा बेरिलियम, सबसे आगे। हाँ इसमें लॉस हुआ है 1s2 से, दूसरा लॉस होगा 1s1 से। बेरिलियम भी जंप मारेगा क्योंकि देखो फुल फिल्ड है, S2 है, कंप्लीट है, हीलियम है, ये हीलियम नहीं है, देखो ये हीलियम नहीं है, ये हीलियम है, तो जंप मारेगा आपकी बात बेरिलियम, दौड़ में सबसे आगे चलेगा। बाकी केस में वही कंसेप्ट कि सेम शेल से लॉस हो तो एक जंप मारो। हाँ देखो ध्यान से, साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट आंसर जी बोलो, बढ़ेगी ना? लेफ्ट टू राइट साइज घटता है ना, इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है, तो आंसर जी क्या होगी? बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार क्या होगा? जहां फुल फिल्ड हाफ फिल्ड आएगा, आंसर जी जंप मारेगी और एक एटम को काटेगी, क्योंकि लॉस एक ही शेल से हो रहा है तब। हाँ देखो ध्यान से, इसमें लॉस एक ही शेल से हो रहा है ना, यहाँ तक एक ही शेल चल रही है। देखो यहाँ के बाद तो जंप मार ही चुका है वो, तो
हाँ बताओ, ये फुलफिल हाफिल है? नियॉन क्या फुलफिल हाफिल है? जब मारेगा नहीं मारेगा, फ्लोरीन मारेगा। हाँ, जब मार के फ्लोरीन नियॉन के आगे। हाँ, ऑक्सीजन हाफिल फुलफिल नहीं है। नाइट्रोजन नहीं है। कार्बन, हाँ कार्बन जब मार के नाइट्रोजन के आगे। अब बाकी जो हाफिल फुलफिल नहीं है कि नहीं? हाँ, इसकी शेल, इसका भी साइज छोटा होगा, इसका सबसे दौड़ में तो ये आगे रहेगा, इसके पीछे पीछे लगा रहेगा। बेरिलियम सबसे आगे रहेगा, लिथियम उसके पीछे रहेगा, तो इसकी भी तो शेल कम हो गई, साइज का घट गया। हाँ, तो ऑर्डर बताओ, सबसे आगे कौन निकला? बेरिलियम के बाद, लिथियम के बाद, बोलो, फ्लोरीन के बाद, नियॉन के बाद, ऑक्सीजन के बाद, कार्बन के बाद, नाइट्रोजन के बाद, बोरॉन। ये है सेकंड पीरियड के एलिमेंट में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। अब ऐसे फोर्थ भी निकाल सकते हो, तो फोर्थ फिफ्थ जो चाहे निकालो, सेकंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इतना याद रखना, एक ही शेल से लॉस हो रहा हो तो फुलफिल हाफिल में एक जंप मारना, और नई शेल से लॉस हो रहा हो, नॉर्मल गैस से लॉस हो रहा हो तो लंबा जंप मारना। ये समझ, कंसेप्ट को ध्यान रखिए, क्वेश्चन लगाओ। तो समझ में आया? सेकंड आयशा जी में जंप कौन मारा है? सेकंड आयशा एनर्जी के दौरान पीरियड में जंप कौन मारा है? थर्ड पे कौन जंप मारा? तो उनका फोर्थ पे जंप कौन मारेगा? फिफ्थ पे कौन जंप मारेगा? सिक्स पे कौन जंप मारेगा? नाइट्रोजन। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, हमने अपना काम कर दिया, अब प्रॉब्लम कैसे आएगा देखो सामने। इसको मिटा दें? देखो सामने क्वेश्चन कैसे आएगा। मेरे सामने कॉन्फ़िगरेशन रख देगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3s2, 3p2, ये कॉन्फ़िगरेशन रख दिया। और कह रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताओ किस आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच डिफरेंस ज्यादा होगा। ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है I1, I2 के बीच डिफरेंस ज्यादा होगा। दूसरा I2, I3 के बीच डिफरेंस ज्यादा होगा। आई मतलब आयशा जी। तीसरा I3, I4 के बीच डिफरेंस ज्यादा होगा। चौथा I4, I5 के बीच डिफरेंस ज्यादा होगा। पांचवा I5 माइनस I6 के बीच डिफरेंस ज्यादा होगा। किस आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच डिफरेंस गैपिंग ज्यादा होगा? सोच लो एक ही आंसर है, एक ही आंसर नहीं मानना है। सोच लो पहले। क्वेश्चन है किस आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच गैपिंग वैल्यू का डिफरेंस ज्यादा होगा? सोच लिया सबने? सोच लो क्या डिसाइड क्या किया? पांचवा आंसर ये वाला, थर्ड, सेकेंड आंसर है। ध्यान से देखो किस आयशा एनर्जी के बीच गैप ज्यादा होगा। क्वेश्चन ये देखो सामने, हमने क्या बोला? आयशा से लंबा जंप कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन नई शेल से लॉस होता है, नॉर्मल गैस से लॉस होता है, तो जब पे जंप आता है तो वैल्यू झटके से बढ़ जाती तेजी से। अब ध्यान से दो कहाँ पे नई शेल से लॉस हो रहा है, देखो सामने। बताइए वैलेंस शेल है कि नहीं? तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जहां तुमने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, शेल पूरी खत्म हो जाएगी। और पांचवा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा कि नहीं? बताइए नॉर्मल गैस है कि नहीं? और नया शेल है कि नहीं? मतलब पांचवा जंप मारेगा तेजी से। तो चौथी के बाद जो पांचवी वैल्यू आएगी वो झटके से बढ़ जाएगी। तो 4 और 5 के बीच गैप ज्यादा हो गया, 4 और 5। तो ये पांचवी वैल्यू जंप मार गई।
अच्छा किसी का मन चौड़ा था, ठीक है 5वां जंप मारा, तो 5वें छठे में क्या डिफरेंस कम ज्यादा होना चाहिए ना? नहीं, चौथे 5वें होगा, क्योंकि चौथे के बाद 5वां क्यों? देखो क्योंकि जहां तुमने चौथा लॉस किया तो बताओ नॉर्मल गैस को प्राप्त करेगा ना, तो नॉर्मल गैस को पाने के लिए ये चौथा जल्दी लॉस करेगा, मतलब कम एनर्जी भी लॉस करेगा, 5वां हाई एनर्जी भी लॉस करेगा, क्योंकि 5वां इलेक्ट्रॉन नॉर्मल गैस से निकल रहा है, नई शेल से निकल रहा है, न्यू शेल। नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो ना, ये इसकी पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, तीसरी शेल में कितने निकलेगा? 4। जहां हम 4 लॉस करेंगे, 5वां इलेक्ट्रॉन नया शेल से निकलेगा ना, नॉर्मल गैस से निकलेगा ना, तो एक तो नया शेल जंप, नॉर्मल गैस लंबा जंप, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में निकलेगा, तो 4 के बाद 5वां इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा 2p6 से, उस 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो I5 वैल्यू काफी ज्यादा आएगी और I4 वैल्यू कम आएगी, तो डिफरेंस हो जाएगा I5 I4, ये डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं? इसको नोट कर लो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लो, आंसर तो लिख ही दिया हमने। Which successive energy having large difference? Which successive ionization energy having large difference? Which successive ionization energy having large difference? किस सक्सेसिव आयनिक एनर्जी के बीच ज्यादा डिफरेंस होगा? तो आंसर होगा I4 I5 के बीच डिफरेंस ज्यादा आएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ये कैलकुलेशन के अनुसार आंसर आएगा। क्वेश्चन बदलते हैं। मान लो क्वेश्चन हमने ये दे दिया 1s2 2s2 2p6 3s1 3s 3p1 3s1 3p1 3s2 सॉरी अगर 3s2 हाँ 3s2 कर दो बस 3s2 3p1। हाँ बताओ इसमें कहाँ ज्यादा क्या है? इसमें कितने ज्यादा है? बोलो। 3 के बाद चौथा, जहाँ 3 के बाद जहाँ चौथा लॉस हुआ जब मारेगा तो डिफरेंस होगा I3 और ये डिफरेंस ज्यादा होगा, ये कम और ये ज्यादा। कॉन्फ़िगरेशन दे दिया 1s2 2s2 2p1। हाँ इसमें बताओ कहाँ जब ज्यादा होगा? बोलो बोलो। I3 और I4, I3 I4 के बीच ज्यादा गैपिंग आएगी। समझ में आ रहा है? मानो देती है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब बताओ सबसे ज्यादा गैप I1 और इसमें गैप ज्यादा होगा। और देखो और क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? कोई एलिमेंट x है, सामने देखो कोई एलिमेंट x है, इसकी सक्सेसिव एनर्जी बताई गई I1 I2 I3 I4 I5 वैल्यू बताई गई है। हाँ I1 वैल्यू बता रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर, दूसरा निकलता है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, तीसरा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, चौथा 236 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर और पांचवा निकलता है 256 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। ठीक है, कह रहा है इस वैल्यू को देख के बताओ ये इस एलिमेंट X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये एलिमेंट किस फैमिली का होगा? ये एलिमेंट क्या हो सकता है? इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? किस फैमिली का एलिमेंट है? इसके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसको देख के बताओ। ध्यान से देखो 5 12 15 236 256। ध्यान से सुनोगे, आंसर है सबके पास, अभी बताया हमने।
ये वैल्यू तुमको बता रही है ये एलिमेंट एक्स किस फैमिली का होगा, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सब बता सकते हो तुम इस वैल्यू लेके। सेकंड ग्रुप बोलो, सेकंड ग्रुप है ये। वैल्यू देखो 5 के बाद 12, डिफरेंस कितना कम है देखो, 12 के बाद 15, ये भी डिफरेंस कम है। 15 के बाद 236, नहीं दिख रहा है कि वैल्यू जंप मार गई। ये वैल्यू जंप मारने का मतलब ये क्या इशारा कर रही है हमको कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हाँ नए शेल से लॉस हो रहा है, नया शेल, इस नया शेल, इसका मतलब ये नई शेल से लॉस हुआ है। तो इससे पहले जितना भी लॉस हुआ था बैलेंस से लॉस हुआ, इसके पहले जितने भी लॉस हुए सब बैलेंस से लॉस हुए। तो मतलब इससे पहले कितने लॉस हुए, मतलब बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np1 होगा। मतलब ये एलिमेंट P ब्लॉक का है, मतलब बोरान फैमिली का एलिमेंट है, इसका ग्रुप नंबर हो गया 30। तो टेबल याद है, टेबल याद है, इसका खोज गया ये एलिमेंट जरूर बोरान फैमिली का होगा, या तो बोरान है तो एल्युमिनियम है, कोई एक एलिमेंट है इसमें। आइडिया तो लग गया, हमेशा ये देख के एलिमेंट की जानकारी हो जाएगी। ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। अभी हमने कहा ना झटके से जहां वैल्यू बढ़े, एब्रप्ट चेंज, आयशा जी का झटके से चेंज होना ये इशारा कर रहा है कि दिस इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम अदर देन बैलेंस शेल, अदर देन बैलेंस शेल मतलब न्यू शेल। इसके पहले जो भी लॉस हुआ था बैलेंस शेल से लॉस हुआ है, जितने लॉस हुए उतने इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बस चेहरे पर जो रौनक आनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, जैसे कि भारी हो गया क्या। और देखो ज्ञान तुमको तभी पूरा मिल पाएगा जब तुम अपनी दिनचर्या सही रखोगे, इस बाहरी चीजों से, मोबाइल से सबसे किनारा करके चलोगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें इतना ज्ञान उसमें भर दिया मोबाइल के अंदर कि मेरा ज्ञान जाके बाहर निकल जाता तुरंत। ये सब बाहरी चीजों से थोड़ा किनारा करोगे ना तो अंदर खाली हो जाएगा, फिर ज्ञान जाके टिकेगा, और नहीं तो जाएगा बाहर हो जाएगा तुरंत। ये ज्ञान नहीं टिक रहा है, चेहरे पर रौनक नहीं आ रही है, इसका मतलब अंदर बाहर की चीजें भरी है सब। तो अपने आप से एनालाइज करो तो गलती समझ में आएगी, क्योंकि मोबाइल ज्यादा टाइम यूज करने से कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है। तो कंसंट्रेशन अपनी बनानी होगी, तो उसके लिए आपको इन सबसे थोड़ा किनारा करना है, क्योंकि सबको लेके चौपट कर रहे हैं, स्वीट पॉइजन है समझ लो। थोड़े समय के लिए अच्छा कर लग रहा है, लेकिन बाद में बहुत नुकसान देता है। तो थोड़ा इस सब चीज पे ध्यान दो, तो देखो तो ज्ञान दिखता है कि नहीं। एक बार सुन लो में याद हो जाएगा, लेकिन आज सुनो कल तक भूल जा रहा है। क्यों? कारण यही है कि अंदर कचरा इतना भर गया है, भर दिया खुद, हमने खुद भरा अपने आप से, कोई भरा नहीं, हमने खुद भरा अपने आप से। वो साफ कर दो तो देखो दिखता है कि नहीं सब ज्ञान। एक बार सुन लो में याद हो जाएगा। तो ध्यान दो मेरी बात पर, भाई बोलो बात समझ में आई? नोट करो इस लाइन को, देखो देखो एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब झटके से, एब्रप्ट एब्रप्ट increase in the value of, abrupt increase in the value of successive ionization energy। abrupt मतलब झटके से, कोई झटके से बढ़ गई, abrupt increase कर गया, abrupt increase in the value of successive ionization energy indicate, ये हमको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम
other than valence shell. आंसर जी का झटके से बढ़ना ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन अदर देन वैलेंस शेल से रिमूव हो रहा है, नई शेल से रिमूव हो रहा है. Abrupt increase in the value of successive आंसर जी indicate electron removed from other than valence shell. बोलो बात समझ में आया? तो मतलब किसी एलिमेंट की आंसर हमको दे दी जाए तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी फैमिली, ग्रुप नंबर भी बता सकते हैं कि हमको फायदा, ये एप्लीकेशन बता रहे हैं कि हमको फायदे क्या है इससे आंसर जी को सीखने से. अच्छा, और फायदा क्या देखो सामने, समझो किसी एलिमेंट एक्स की, समझो कोई एलिमेंट एक्स है, इसने पहला इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मोनोवैलेंट कैटायन बनाया, मोनोवैलेंट कैटायन, इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको फर्स्ट आंसर जी बोल रहे हैं. इस कैटायन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, डाइवैलेंट कैटायन में आ गया. अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको सेकंड आंसर जी बोल रहे हैं. इस डाइवैलेंट कैटायन ने तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ट्राइवैलेंट कैटायन में आ चुका है. अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसे कह रहे हैं थर्ड आंसर जी. और फिर इसने चौथा इलेक्ट्रॉन लॉस किया, टेट्रावैलेंट कैटायन में आ गया है. अब जो एनर्जी चाहिए इसे बोलेंगे फोर्थ आंसर जी. किसी भी एलिमेंट की यदि हमको सक्सेसिव आंसर जी बता दी जाए तो हम ये बता देंगे कि इस एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या है. इसका स्टेबल +1 है, +2 है, +3 है, +1 तो बता सकते हैं. कैसे कैसे देखो तरीका क्या है. हाँ, तरीका क्या है देखो सामने. इसका कंसेप्ट ये है कि तुम I4 वैल्यू में से I3 वैल्यू घटा देना, मतलब फोर्थ आंसर एनर्जी से थर्ड घटा देना. या तो हमने पहले ही बोल रखा है कि किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव आंसर की वैल्यू लगातार बढ़ती है, सक्सेसिव आंसर जी की वैल्यू लगातार बढ़ती है, तो निश्चित I4 की वैल्यू I3 ज्यादा होगी, I3 की वैल्यू I2 ज्यादा, I2 की वैल्यू. तो हम क्या करेंगे, हायर से लोअर वैल्यू घटाएंगे. I4 में से I3 घटाएंगे, I3 में से I2 घटा देंगे, I2 में से I1 घटाएंगे और फिर डिफरेंस निकालेंगे तीनों का. इन तीनों में जिसका डिफरेंस कम उसका रिजल्टिंग ऑक्सीजन स्टेट मोर स्टेबल. मान लो ये डिफरेंस कम आया तो +4 की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई. ये डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस सबसे कम आया तीनों में तो +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. और ये डिफरेंस सबसे कम आया तो +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ये है कंसेप्ट. नोट करो पहले, फिर एग्जांपल देके बताएंगे. देखो, smaller the difference of ionization energy, smaller the difference of ionization energy, greater will be stability of resultant valence state. Greater will be stability of resultant valence state. Greater will be stability of resultant valence state. यह है कंसेप्ट. तो यदि हमें किसी एलिमेंट की सक्सेसिव आंसर दे दी जाए और पूछे इस एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट बताओ, ऑप्शन दिया +1, +2, +3, +4, 4 ऑप्शन दिया, आपको टिक मारना है. क्या करेंगे, I4 में से I3 घटा देंगे, I3 में से I2, I2 में से I1. तो डिफरेंस वैल्यू मिलेगी हमको. जिसका डिफरेंस सबसे कम दिखे उसका रिजल्टिंग ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल. ये कम डिफरेंस है तो +4 स्टेबल, ये कम है तो +3 स्टेबल, ये कम है तो +2 स्टेबल. फिर कहोगे +1 कब स्टेबल होगा, +1 कब स्टेबल होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में है तो 3 ऑप्शन तो हमने बता दिया कैसे खोजना है. +1 की स्टेबिलिटी कब आएगी, तो जब I2 I1 का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा है. तो जब I2 I1 का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा है तब जाके उस एलिमेंट का +1 स्टेबल होगा. और यदि ये डिफरेंस I2 I1 का डिफरेंस 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच दिखाई दे रहा है वैल्यू,
तो समझना उसका +1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेशक। नोट करो इसको भी। If the difference in I2, I1, the difference in I2, I1 equal or more than 16 electron volt, equal or more than 16 electron volt, equal or more than 16 electron volt, then +1 is more stable. If the difference in I2, I1 equal or more than 16 electron volt, जब I2, I1 का डिफरेंस इक्वल या मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, then +1 मोर स्टेबल, +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आई लाइन और इफ difference in I2 minus I1, if the difference in I2 minus I1 equal to 10 to 15 electron volt, equal to 10 to 15 electron volt, then +1 oxidation state does not exist, +1 का existence नहीं रहेगा। When difference in I2, I1 10 to 15 electron volt, 10 से 15, 10 to 15 electron volt, then +1 oxidation state does not exist, +1 exist नहीं करेगा। हाँ बोलो, बात समझ में आई? तो किसी एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट खोजना हो, उसमें भी तुमको ये हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करेगा, क्वेश्चन लगाते हैं। सामने देखो, सामने समझो कोई एलिमेंट X है, इसकी एनर्जी दी गई है आयशा जी, फर्स्ट आयशा जी है 5.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड आयशा जी दी गई है 18.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड आयशा जी दी गई है 24.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताना है इस एलिमेंट X का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट का ऑर्डर क्या होगा। देखो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इन X, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ X। ऑप्शन दे रहे हैं, +1 इज मोर स्टेबल देन +2 इज मोर स्टेबल देन +3, दूसरा +3 मोर स्टेबल देन +2 मोर स्टेबल देन +1, फिर तीसरा +3 मोर स्टेबल देन +1 एंड मोर स्टेबल देन +2। ऑप्शन भी ऐसे, हाँ, +2 इज मोर स्टेबल देन +3 मोर स्टेबल देन +1, ये ऑप्शन दिया है। सोच लिया सबने? ये एलिमेंट X की सक्सेसिव आयशा दी गई है, और इस वैल्यू को देख के बताना है इस एलिमेंट X का जो ऑक्सीजन स्टेट है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। ये क्वेश्चन कंसर्न अभी सुनाया, अभी नहीं जवाब दोगे तो एग्जाम के दिन हम क्या उम्मीद रखेंगे। पूरी क्लास का एक आंसर आना चाहिए, क्योंकि आंसर एक ही सही है और सबने सुना एक साथ में, तो आंसर एक ही आना चाहिए। सब लोग सोच लो, फाइनल क्या बोलो। हाँ सही है, बी सही है। तो कैसे सही है, हाँ क्या करेंगे, I3 में से I2 घटाएंगे, I2 में से I1 घटाएंगे। I3 की वैल्यू कितना है 24.44,
माइनस 18.82 कितना आया 5.62। अच्छा इसके बाद 18 माइनस 18.82 में से घटाएंगे 5.98 कितना आया 12.84। अब देखो सामने ये कम है कि नहीं, ये ज्यादा ये कम है, इसका मतलब क्या कि प्लस सी स्टेबल हुआ। जब ये वैल्यू कम तो प्लस सी स्टेबल, ये कम आ जाती तो प्लस टू स्टेबल हो जाता, क्योंकि ये वैल्यू कम है इसकी तुलना में प्लस सी स्टेबल है, तो एक्स का सबसे स्टेबल हो गया प्लस सी। ये पहले बात सबको हजम हुई कि नहीं। अब बात आया प्लस वन प्लस टू में देखा जाए तो बताओ ये I2 I1 का जो डिफरेंस है क्या 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है? नहीं, कम है, 10 से 15 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब प्लस वन का एग्जिस्टेंस नेचर में है ही नहीं, तो ठीक है प्लस वन नहीं मिल रहा तो प्लस टू तो मिलेगा, आ जाएगा प्लस टू, फिर आ गया प्लस टू, ये आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? हाँ एक क्वेश्चन और दे देना। element X having successive ionization energy, कोई एलिमेंट X है उसकी सक्सेसिव एनर्जी दी गई है, एलिमेंट X having successive ionization energy। हाँ I1 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I2 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I3 80.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I4 109.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बातें X के लिए हैं, ये आंसर जी X के लिए बताई गई है। हाँ एक एलिमेंट Y और है, मैं लिख लूँ अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ अभी। आगे लिखो एलिमेंट Y, ये एलिमेंट X की आंसर जी लिख लिया, I1 I2 I3 I4 लिख लिया। आगे चलो एलिमेंट Y फॉर्म कंपाउंड विद सोडियम NaY, ये Y जो है सोडियम साथ कंपाउंड बना रहा है NaY। What is the formula of the compound? What will be formula of the compound? Form between X and Y। ये X और Y जब आपस में मिलेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा? ऑप्शन दिया रहेगा A B C D करके, A B C D ऑप्शन दिया रहेगा XY, X2Y, XY2, XY3, X2Y ऑप्शन दिया। second What is the formula of the compound formed between X and Y? XY2 sir। सबको जवाब देना चाहिए, बता भी सुनाया। पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए। हाँ क्या प्रॉब्लम है बताओ हमको, जिसका नहीं आ रहा आंसर। जो बात को ध्यान से सुनेगा उसका आंसर जरूर आएगा, और यहाँ बैठ के ख्याल कहीं और का करेगा तो ज्ञान तो उल्टा हो जाएगा, समझ लेना। जहाँ तन हो वहाँ ही मन होना चाहिए। पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए। क्या होगा? हाँ सी, लेकिन बहुत लेट आया आंसर, और वो भी सबकी आवाज नहीं आई है। तो इस हल्के के प्रॉब्लम में भारी हो जाओगे तो फिर ज्ञान देना शुरू करेंगे तो क्या हालत होगी। अभी तो लंबी दौड़ लगाना हम लोग को। सामने देखो
सबसे पहले हमको एलिमेंट एक्स का स्टेबल ऑक्सीजन से निकालना चाहिए। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, I4 में से I3 घटाएंगे, I4 में से I3, I3 में से I2, I2 में से I1, और डिफरेंस सबसे कम किस में आया, इस पे डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस 29, इस पे डिफरेंस कितना आया, कितना 65, इसमें 7 पॉइंट। ध्यान से देखो, इन तीनों में ये डिफरेंस सबसे कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। जब ये डिफरेंस कम तो ये स्टेबल, ये कम तो ये स्टेबल, ये कम तो ये स्टेबल, चूंकि ये सबसे कम डिफरेंस है तो +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब एक्स का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट +2 हुआ। वैसे भी थोड़ी देर पहले बोल चुके थे कि जब आइसर्जी में एब्रप्ट चेंज दिखे, झटके से चेंज दिखे, मतलब इलेक्ट्रॉन नई शेल से लॉस हो रहा है। ध्यान से देखो, तुमको इसकी भी जरूरत नहीं है, आंसर ऐसे सामने दिख रहा है। बताओ 7.6, 15/80.1, देखो झटका लगा, ये झटका लगा, देखो वैल्यू, ये झटका कम है, ये झटका ज्यादा है, उसके बाद कोई ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ रही है, ये वैल्यू झटके से बढ़ी है। इसका मतलब ये एब्रप्ट जो इंक्रीज किया है, ये इलेक्ट्रॉन अदर देन वैलेंस शेल से लॉस हुआ है। इसके पहले जितना भी लॉस हुआ था, आवाज ही नहीं, यही कमियां है एटमों में। हम चुप हो जाए तो पूरा करो ना, तो समझ में आए कि सामने वाला भी एक्टिव है, लेना चाहता है कुछ, इसे बोले बक बक करो, पक पक होता जाएगा। लेकिन बोलने में भी सब कंजूसी, बोलने में भी कंजूसी। तो बता, जब ये वैल्यू झटके से इंक्रीज की है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अदर देन, तो जो पहले लॉस हुआ कहां से लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, तो वैलेंस शेल में कितना हुआ, 2, तो जब दो ही का लॉस होगा, चार्ज आएगा +2। जब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 8 मेटल है, 8 मेटल का पॉजिटिव 2 को लॉस करेगा, तो एक्स की वैल्यू हो गई +2। अच्छा बता, एल्की मेटल का तो +1 होता है ना, क्योंकि एल्की मेटल की फास्ट एनर्जी कम, सेकंड ज्यादा होती है, तो एक ही लॉस होगा। तो एल्की मेटल में जब +1 हुआ तो निश्चित y के ऊपर -1 होगा, तो ये कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल। तो x के ऊपर आया +2 चार्ज, y के ऊपर आया -1 चार्ज, तो फार्मूला क्या होगा, क्रॉस, ये 1 इधर 2 इधर, तो फार्मूला क्या होगा, x y2। क्या प्रॉब्लम है, इतना आसान प्रॉब्लम में भी तो भारी हो जाओगे, तो कैसे चलोगे मेरे साथ। क्लास में एकदम अलर्ट होकर बैठो, वरना क्लास से बाहर करना शुरू करेंगे। जो ऐसे तकिया लगा के बैठेगा, लूज होकर बैठेगा, और जाके सड़क पे बैठे बाहर। क्योंकि अभी तो पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या आदत होगी तुम्हारी फिर। अभी तो केवल बैठना सिखाया जा रहा है कि पहले बैठना सीखे, सुनना सीखे पहले, तब फिर असली ज्ञान निकालना शुरू करेंगे। तो मतलब इसमें ही भारी हो जाओगे, तो अभी बहुत दूर चलना हम लोगों को। तो एकदम अलर्ट हो गए, टेंशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ बैठो, और नाश्ता अच्छे से करके आओ, इतना भी ज्यादा नहीं क्लास में नहीं रहना चाहिए। अच्छे का मतलब क्या, कि बैटरी डिस्चार्ज ना होने पाए, गिरी के तुम ठूस ठूस के आ गए और क्लास में सो रहे हैं। अभी बचा है थोड़ा सा, एक लेक्चर और खाएगा, कल इसको पूरा करेंगे। पेपर रह गया, कल डिस्कस करेंगे, जो पेपर ना आंसर हो लेके आओ क्लास में, डिस्कशन होगा।